नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम कुछ इत्तेफाकों पर चर्चा करेंगे, कुछ संयोगों पर चर्चा करेंगे और ये संयोग बहुत बड़े संयोग हैं और ऐसा लगता नहीं है कि इन संयोगों के पीछे कोई दुर्योग होगा, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में गूगल, फेसबुक और इन सब की फजीयत के पीछे कोई ए फैक्टर है। क्या किसी ए के लिए इस जी को, एम को, एफ को सबको नाप दिया गया? ये समझने की कोशिश करेंगे, ये आज पता करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अभी हाजिर हूं। कुछ चीज़ें हैं एक के बाद एक होती हैं, और जब एक के बाद एक होती हैं तो उसमें से कई सारे मतलब निकाले जाते हैं। भारत में गूगल पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। कहने को ये जो संस्थाएं होती हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन भारत में कोई संस्था कितनी इंडिपेंडेंट होती होगी इसका अंदाज़ा हम रोज़ की खबरें जो पढ़ते हैं और जो आप चैनल देखते हैं लगी जाता होगा। और ये जुर्माना जब लगा उसके बाद में कंपटीशन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया गूगल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आप हमारे पास आए, जुर्माना सही है या नहीं है इसका फैसला हम नहीं कर सकते। हम ये फैसला कर सकते हैं कि जिसने जुर्माना लगाया उसके पास क्या आपके ऊपर जुर्माना लगाने के अधिकार थे, पहली चीज़, और क्या जुर्माना लगाने में उसका कोई लालच था या कोई ऐसा मोटिव था, वो दोनों दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये है कि हम अभी जब तक वो सुनवाई कर रहा है हम इस फैसले में कि आपको जुर्माने के लिए नहीं रोक सकते, लेकिन राहत दे दी कि कोई बात नहीं, एक हफ्ते का समय ले लो, आप 10% पैसा यानी 220 करोड़ रुपए जमा करके और अपना काम आगे बढ़ाओ। ये मामला हुआ और इसके बाद में वो आगे गूगल चला गया। इसके पीछे विवाद क्या था ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बता दूं, विवाद ये था कि गूगल को ये कहा गया कि भाई आप जब गूगल का जो एंड्रॉयड सिस्टम देते हो तो उसके साथ बहुत सारी अपनी शर्तें लगाते हो, और उन शर्तों में काफ़ी हद तक ये होता है कि वो आप कुछ मोनोपोली का गलत इस्तेमाल करते हो। ये आरोप था कि भाई आप दोगे तो साथ में आप कहोगे कि क्रोम का ही ब्राउज़र मिलेगा, उसको आप हटा नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें। गूगल का कहना ये था कि भाई हमने बहुत सस्ता कर दिया है पूरी दुनिया में इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, और इतने मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं तो उसकी वजह यही है कि हमने आपको एक सस्ता एंड्रॉयड दिया, पूरी दुनिया को दिया, और इसलिए हमको उस पर कुछ सख्ती रखनी पड़ती है। इसको लेके बहुत सारे सवाल हुए कि आप यूरोपियन यूनियन में दूसरे स्टैंडर्ड अपनाते हैं, उन्होंने कहा यहाँ का मार्केट फ़र्क है। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई और गूगल का ये जो मामला था ये उसके बाद में आगे बढ़ गया, और उसको गूगल के इस मामले को फिर वो दूसरी अदालत में गए हैं जाके। लेकिन हम इस पूरे गूगल प्रकरण में ही सीमित नहीं रहना चाहते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, और आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि पीछे जाएंगे। पीछे अगर आप जाते हैं तो आपको याद होगा कि एक दूरसंचार नीति लेकर आई थी सरकार, और जो दूरसंचार नीति सरकार लेकर आई थी उस दूरसंचार नीति में बहुत सारी शर्तें थीं, और ये जो कंपनियां हैं इनको बहुत सारी चीज़ों से बांध दिया गया था। एक तो ये कि जब हम कहेंगे तब खबर हटाइए, और ये भी कि आपको एक नोडल अफसर रखना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे काम ऑलरेडी चल रहा है। हम जिस चैनल को कहेंगे उसको बंद करना होगा, और ये भी कहा गया कि जब चैनल को हम आधी रात को भी अगर फ़ोन करें तो उस वक्त आपकी तरफ से कोई आदमी फ़ोन उठाने वाला होना चाहिए, और सरकार तय करेगी। ये वो बहुत सारी बातें हुई थी, आपको सबको पता है। इसी तरह से OTT के लिए भी आया था, और बाद में ये कानून वापस ले लिया गया, क्योंकि इस कानून के वापस लेने के पीछे कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव माने जाते हैं। इस कानून में एक चीज़ और भी थी जो सबसे ज़्यादा आपको लगी होगी कि अलग चीज़ है, सरकार का डाटा पे नियंत्रण वाली बात है, जो हमने भी सोचा था। और दूसरी चीज़ थी एक एडिटोरियल फ्रीडम वाली, कि भाई लगता था कि कभी भी उठा के किसी को भी आप कोई बोल ही नहीं पाएगा। जैसे अभी BBC की डॉक्यूमेंट्री है, सरकार ने कह दिया नहीं देख सकते देश में, ये डॉक्यूमेंट्री देश के खिलाफ है, नहीं है। एक पुरानी कहानी है, एक मुख्यमंत्री की कहानी है जिसको सब जानते हैं, उनके ऊपर किस किस तरह के आरोप लगे वो सब जानते हैं, किस तरह से संजीव भट्ट वगैरह जेल में हैं ये सब जानते हैं, उनके अपने मंत्री ने किस तरह से गवाही दी थी सब जानते हैं, जो उसमें दिखाया गया। तो सरकार की सेंसरशिप की मंशा है। तो हम सबको जाहिर बात यही लगा कि यही वजह रही होगी।
लेकिन इसके साथ एक और चीज़ आई थी और वो चीज़ ये थी कि इस देश का डेटा इस देश में ही रखा जाएगा। यानी भारत का जो डेटा है, गूगल को भारत में रखना पड़ेगा, फेसबुक को भारत में रखना पड़ेगा, मेटा को भारत में रखना पड़ेगा। भारत का डेटा आप बाहर नहीं ले जा सकते, जिस पे निगोशिएशन चला। और अब बात यहाँ तक आ गई है कि अब डेटा आप जो है थोड़ा सा ऐसे देशों में रख दो जो भारत के फ्रेंडली हो। उसकी वजह आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये गूगल और मेटा वगैरह कंपनियां भी जो है ये भी अपने लेवल पे बहुत, लेकिन इन कंपनियों पे लगातार एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और इन दबावों के केंद्र में डेटा बहुत अहम है। भारत में डेटा रहेगा तो भारत सरकार का नियंत्रण रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा, ऐसी बातें कही जाती हैं। हमारा डेटा देश के बाहर ना रखा जाए ये कहा जाता है, देश के नागरिकों का डेटा देश के बाहर ना रखा जाए ये कहा जाता है। और ये वो सरकार कहती है जिसने कोरोना वैक्सीन का डेटा पूरा का पूरा एक ऐसी जगह पे रखा हुआ है सारे देशों ने मिला के जो देश के बाहर है। आधार का जो पूरा कंट्रोल है वो दूसरी कंपनी करती है। डेटा सिक्योरिटी के भी बहुत सारे मसले हैं, उस पर भी बात हो चुकी है। लेकिन अभी इस डेटा के पीछे का एक खेल, मुझे खेल लगता है, हो सकता है ना हो, क्योंकि मैं डॉट से डॉट जोड़ रहा हूँ और मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। और ये बिल्कुल विशुद्ध अंदाज़ा है, क्योंकि जब तक कहीं कुछ हो ना जाए तो अंदाज़ा ही रहता है। और मुझे लगता है कि ये कुछ इत्तेफाक से ज़्यादा है, लेकिन ये इत्तेफाक भी हो सकता है। जब ये डाटा लगाते हैं आप, तो आप ये देखिए कि डाटा भारत में जब रखा जाएगा तो कहाँ रखा जाएगा, इस डेटा को भारत में कहाँ रखा जाएगा। जैसे कि अगर आप भारत में सोलर फार्म बनाते हैं तो कहाँ बनाएंगे, तो सवाल आएगा भाई खेतों के अंदर बनाए जाएंगे, सवाल आएगा रेगिस्तान के अंदर बनाए जाएंगे। इसी तरह से डेटा जो है उसको रखने की भी तो कोई जगह होगी। तो डेटा कहाँ रखा जाएगा, जब आप ये ढूंढने चलते हैं तो डेटा रखने के लिए, जैसे मुर्गियाँ रखने के लिए एक मुर्गी फार्म होता है, वैसे ही डाटा रखने के लिए आप समझ लीजिए कि डेटा का एक फार्म हो गया। फार्म मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे सारा डेटा रखा जाएगा। अगर भारत में कोई डेटा रखेगा तो कहीं कोई ऐसी जगह होगी, उस जगह को कहते हैं डेटा सर्वर। और जो डेटा सर्वर होते हैं उसके लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाए जाते हैं। और ये जो डेटा सेंटर होते हैं, और जब डाटा सेंटर के अंदर डाटा रखा जाएगा तो एक बड़ा सवाल है कि वो डाटा सेंटर कहाँ से आएंगे। और जब डाटा सेंटर कहाँ से आएंगे का सवाल आपके मन में आएगा तो सबसे पहले आपके सामने एक साहब खड़े होंगे जो कह रहे हैं कि मैं 6 शहरों में 1000 मेगावाट के डाटा सेंटर बनाने वाला हूँ, ये मेरा प्लान है। और 6 शहरों में वो अपने डाटा सेंटर सेटअप करने की तैयारी कर लेता है और कुछ डाटा सेंटर शुरू भी कर देता है। यह आदमी कौन है जो इस टाइमिंग का इतना बढ़िया इस्तेमाल करता है? वो आदमी कौन है जो डाटा सेंटर बनाता है और उसके बाद में इस देश में सरकार की नीतियां बनती हैं और वो नीतियां उन डाटा सेंटर्स को समृद्ध बनाने की दिशा में काम करती हैं। 28 अगस्त को अडानी ग्रुप ने 2022 में ऐलान किया कि वो भारत में डाटा सेंटर का बड़ा बिजनेस बनाएगा और 1000 मेगावाट के डाटा केंद्र बनाएगा। 1000 मेगावाट बोले तो कितना? आप कहोगे सब जीबी टीबी वगैरह तो हम सुनते हैं। डाटा सेंटर की जो नापी जाती है क्षमता, वो नापी जाती है उसके पावर कंजम्पशन की कैपेसिटी से। और जो बिजली है जितनी ख़त्म करेगा वो डाटा सेंटर खर्च करेगा, उस हिसाब से उसका आकार माना जाता है। और 1000 मेगावाट का डाटा सेंटर अडानी जी ने बनाने का प्लान किया। और भारत में, अब आप कहोगे बनाएंगे डाटा सेंटर, तो भारत में कुल खपत डाटा की 550 मेगावाट के आसपास भी नहीं है। यानी भारत में टोटल जितना डाटा इस्तेमाल हो रहा है उससे करीब करीब 1.5 गुना या 2 गुना क्षमता का डाटा सेंटर हमारे अडानी साहब का तैयार हो रहा है। तो भैया ये भरेगा कैसे? आपने जो प्लान बनाया कि भाई 10 साल में हम इतना बड़ा बना देंगे, तो ये भरेगा कैसे? तो भरेगा तो हो सकता है कि गूगल भारत में अपना सर्वर रखे, उसको भारत में अपना डाटा रखना पड़े। हो सकता है मेटा को भारत में अपना डाटा
रखना पड़े, उसके इंस्टाग्राम को रखना पड़े, उसके व्हाट्सएप को रखना पड़े, उसके फेसबुक को रखना पड़े, हो सकता है जीमेल को रखना पड़े। तो जब ये रखना पड़ेगा और कोई ये कहे कि नहीं हम तो यहाँ नहीं रखेंगे, क्योंकि ये भी रिकॉर्ड पे है कि ये कंपनियां मना कर चुकी हैं और ये कंपनियां इसमें बाकायदा अपनी तरफ से पुश कर रही हैं। ख़ास तौर पे गूगल झुकने को तैयार नहीं, कंटेंट के मामले में झुकने को तैयार नहीं, भारत में डाटा रखने के मामले में भी उसने अपने रिजर्वेशन बता दिए। यही बात मेटा कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में ये लगता है, ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि गूगल की इस गुस्ताखी को कहीं ना कहीं बर्दाश्त तो नहीं किया जा सकता था। अब क्यों लगता है, मेरे लगने से क्या होता है, मुझे लग गया ऐसा हो जाता है, मुझे लग गया वैसा हो जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, मैं जो कह रहा हूं उस पर आंख बंद करके यकीन मत करिए, अपनी अक्ल लगाइए, खुद तय करिए, खुद क्रॉस चेक करिए। थोड़ा सा साउथ में चले जाइए, भारत के श्रीलंका में पवन बिजली परियोजना को लेकर एक खुलासा हुआ था। वहां के बिजली बोर्ड के जो सीईओ थे, उन्होंने ये कहा कि उनको श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बताया कि अडानी साहब को बिजली बनाने के लिए ठेका आपको देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा हमारे ऊपर मोदी जी का दबाव है। ये खबर सरफेस में आती है, उनके बाद उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, फिर वो अपने बयान को वापस ले लेते हैं। उसको वापस लेने के बाद वो फिर दोबारा बयान दे देते हैं। श्रीलंका को छोड़ के थोड़ा सा भारत के पूर्व में बांग्लादेश चलिए। बांग्लादेश के लिए एक ऐसा बिजली घर लगाया जाता है जो बिजली घर लगेगा तो भारत में, लेकिन सप्लाई करेगा बिजली की बांग्लादेश को। बांग्लादेश को वो जिस रेट में बिजली दे रहा है, वो रेट वहाँ के मार्केट में पहले से उपलब्ध बिजली से ज़्यादा है। बांग्लादेश को जो बिजली दी जाती है, वो बिजली जब उसको दी जाती है तो उसमें बाकायदा ये क्लॉज लिखा होता है कि इतनी बिजली तो खरीदनी ही पड़ेगी। बांग्लादेश के पास अपनी बिजली सरप्लस है, लेकिन वो अडानी जी की बिजली खरीद रहा है क्योंकि वो पैक्ट कर चुका है। पैक्ट कब हुआ? मोदी जी जब यात्रा करने गए थे बांग्लादेश की, वहाँ पे पैक्ट हुआ, उस दौरान पैक्ट हुआ। उस पैक्ट की टाइमिंग इससे भी मिलती है कि भारत के बहुत सारे गांव हमने बांग्लादेश को दे दिए थे, कुछ गांव बांग्लादेश से हमको मिल गए थे, ये ज़मीनों का एक ट्रांसफ़र हुआ था, ये पैक्ट भी होता है। तो जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं और हर तरफ से एक ही आवाज़ उठ रही होती है, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स का खुलासा हो या ये श्रीलंका का खुलासा हो, वॉशिंगटन पोस्ट का माफ़ कीजिएगा, कि भाई साहब जो हमारे माननीय मिस्टर ए हैं, फैक्टर ए है, वो फैक्टर ए जो है वो मायने रखता है। इन बातों से एक परसेप्शन बनता है, मेरा भी बना, और जब मेरा परसेप्शन बना तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मुझे लगता है। हो सकता है गलत परसेप्शन बना हो सकता है कि अडानी जी कहते हो कि वो अपनी काबिलियत से ठेके हासिल करते हैं और इसीलिए कोयला इंपोर्ट करने का ठेका उन्होंने अपनी काबिलियत से टेंडर हासिल कर लिया और नियम के अनुसार टेंडर भरे थे। आज तक कोई ठेका दुनिया में ऐसा बताइए, भले वो लट्ठ की दम पे उठाया गया हो, छोटे से बड़ा, उसमें नियमों का पालन ना होता हो। खैर, हम वहाँ पर भी एक शक का लाभ देते हैं और इत्तेफाक की बात करते हैं, तो ये भी एक इत्तेफाक ही रहा होगा कि अडानी साहब जो हैं वो इस मुल्क में डाटा सेंटर बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं और डाटा सेंटर बना रहे होते हैं और विदेशी कंपनियों के ऊपर एक तगड़ा दबाव होता है कि आपको डाटा इंडिया में ही रखना पड़ेगा। यानी एक आदमी पहले बड़ा सा मुर्गी खाना बनाता है और उसी दौरान किसी को कहा जाता है कि आपको मुर्गियां यहीं रखनी है इसी मोहल्ले में। कहेगा इस मोहल्ले में कहाँ रखें साहब? बोले ये अब आप अपने आप तय करो, सरकार थोड़ी कहेगी कि आप अडानी वाले में रख दो। तो आप देखोगे भाई अडानी ने बड़ा बड़ा खोल रखा है, आप वहाँ रख दोगे। अडानी जी कहेंगे भाई ये तो एक बिजनेस नॉर्म्स है। जो भी है, ये परिस्थितियाँ हैं जो मैंने आपके सामने रख दी, ये फैक्ट मैंने आपके सामने रख दिए। इसके पीछे हो सकता है कि कोई कुछ वजह ये रही हो कि भाई वो राजनीतिक वजह रही हो कि मीडिया को फ्रीडम मिल जा रही है, गूगल के बहाने, यूट्यूब के बहाने बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे चेहरे और ऐसे लोग सामने आ जा रहे हैं जिसको सरकार ने मेन स्ट्रीम मीडिया से हटवा दिया है। लेकिन ये जो बिज़नेस है ना, ये सीधे सीधे आपको ऐसी जगह ले जा रहा है। और ये खबर जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूँ
वीडियो अच्छा लगा होगा, फॉरवर्ड आप करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, जय हिंद।